बच्चों शुरू करते हैं ग्रेविटेशन। क्या है ग्रेविटेशन? रामपाल जी क्या है ग्रेविटेशन? और थोड़ी डिस्कशन करें ग्रेविटेशन का। बड़ा इंपॉर्टेंट यूनिट है। +2 में पहला चैप्टर जो आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वो इस चैप्टर से बहुत सिमिलर है। सेम नहीं है, बहुत कुछ डिफरेंट है, बट अगर आप इसको ध्यान से समझोगे तो आपको उसको समझने में काफी हेल्प मिलेगी। ठीक है, आपको उसको समझने में काफी हेल्प मिलेगी अगर आप इसको ध्यान से समझोगे। आपने इसके बारे में पढ़ा, क्लास 9th में भी था, जरूर पढ़ा होगा। ठीक है, थोड़ी डिस्कशन करते हैं। ऐसे तुम कम ही बोलते हो, बट मैं चाहता हूं तुम थोड़ा बोलोगे तभी कुछ पता चलेगा। तो ग्रेविटेशन क्या है? रामपाल से शुरू करते हैं कि रामपाल व्हाट इज ग्रेविटेशन या व्हाट इज ग्रेविटी? पहले ग्रेविटेशन ग्रेविटी क्या सेम चीज है, अलग अलग है, क्या है? सेम है क्या सुमान? ग्रेविटी या ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटी इफेक्ट है। कभी भी ग्रेविटेशन को और ग्रेविटी को सेम बात मत समझना। माधव ध्यान दे बेटा थोड़ा, ग्रेविटेशन को और ग्रेविटी को सेम बात मत समझना। समझ रहे हो? जैसे ग्रेविटेशन फोर्स है और ग्रेविटी उसका इफेक्ट है। बात समझ में आ रही है? जैसे आपको मैसेज आया आ जाओ, ये इफेक्ट है, और जो आप दौड़ के भागे वो फोर्स है। वैसे ही ये पेन, इसको अर्थ क्या कह रहा है? आ जाओ, ये क्या है? ग्रेविटी। और ये जो आ रहा है ये क्या है? फोर्स। छोटी कल टेस्ट क्यों मिस की? मेरे को बता के जाया करो, मैंने इतनी बार तुम लोगों को बोला है। इसको छोड़ो, ये नीचे आएगा तो ये क्या कहलाएगा? जपेश तूने क्यों मिस की? तेरे चेहरे से भी लग रहा है टाइप बुखारी था ना। नीचे जो आ रहा है ये ग्रेविटेशन है। इसके बारे में सबसे पहले किसने सोचा? अपने बहुत पहले बहुत फेमस वो कहानी सुनी हुई है। कौन सी कहानी? एप्पल और न्यूटन की। तो न्यूटन ने क्या बोला कि हर एक वो ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है वो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करेगा? बोलो प्यारे बच्चों, अट्रैक्ट करे। हर एक ऑब्जेक्ट, मतलब मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप इस चेयर को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप इस बेंच को अट्रैक्ट कर रहे हो, आप उस बुक को, फिजिक्स की बुक को अट्रैक्ट कर रहे हो, चाहे अनचाहे। आप केमिस्ट्री की बुक को भी अट्रैक्ट कर रहे हो, है ना? आपके आसपास ये एसी है, इस बोर्ड है, आप यहां पर जितनी चीजें हैं उन सारी चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हो। पर मेरा इसमें एक क्वेश्चन है, क्या मैं रामपाल को अट्रैक्ट कर रहा हूं? क्या रामपाल मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? क्या अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है कि अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है? मैं अभी अपने इस बिल्डिंग के छत पे जाऊं, थोड़े से आगे बढ़ूं, नीचे मिलूंगा, पता लग जाएगा अर्थ मुझे अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन रामपाल जो मुझे अट्रैक्ट कर रहा है ये क्यों नहीं फील हो पा रहा? ये क्यों नहीं दिख रहा? ये रामपाल आके ऐसे मेरे में क्यों नहीं चिपक जा रहा था? क्यों नहीं हो रहा था? इतना सारा मास है इसका। वेट करो, 80-90 किलो का इंसान निकलेगा ये। चलो मान लेते हैं वजन बढ़ा दिया, क्या दिक्कत वाली बात? फील क्यों नहीं हो रहा? पता क्यों नहीं चल रही? बोलो, क्या क्या कम है? अर्थ से कम फोर्स है। मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा ना, मैं कह रहा हूं कि अर्थ वाले तो प्रॉपर फील हो रहा है, दिख रहा है। कोई पेन छोड़ो आ रहा है। किसी और का एग्जाम्पल ले लो। मान लो बाहर एक बिल्डिंग बहुत बड़ी सी बनी हुई है, बहुत बड़ी सी बिल्डिंग बनी हुई, आप उस बिल्डिंग के पास से गुजर रहे हो, वो बिल्डिंग झटाक से आपको अपनी तरफ क्यों नहीं खींच लेती? खींचनी चाहिए थी ना। न्यूटन तो यही कहता है कि जिसके पास भी मास होगा वो दूसरे ऑब्जेक्ट को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। पहले सवाल का आंसर समझो कि जितने भी आपको अगर लॉज ऑफ मोशन याद होगा, वैसे आपको भूल गया होगा, मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन में एक बात बताई थी कि देयर आर फ्यू वीक फोर्सेस, देयर आर फ्यू वीक फोर्सेस। हमारे नेचर में जो भी फोर्स पाया जाता है उसमें सबसे कमजोर फोर्स, सबसे वीक फोर्स, आप नोट्स में निकाल के चेक करना, कौन सी फोर्स है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हमें अर्थ का इसलिए पता चल रहा है क्योंकि अर्थ का साइज जरूर कंसिडरेबली बहुत बड़ा है। इतना बड़ा साइज होने की वजह से वो वीक फोर्स थोड़ा स्ट्रॉन्ग टाइप हमें दिख रहा है। बट
मैं आपको अट्रैक्ट कर रहा हूं, आप मुझे अट्रैक्ट कर रहे हो, आप बगल वाली बिल्डिंग को अट्रैक्ट कर रहे हो, ये फोर्सेस एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, बट हमें ये फील क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि ये बहुत बहुत कमजोर फोर्स है, वीक फोर्स। ठीक बात, इतनी बात तो समझ में आ गई। न्यूटन ने क्या बोला था वो भी आपको याद है, मैं एक बार जल्दी से लिख देता हूं। न्यूटन ने बोला था कि जो फोर्स लगेगी, एक बात अपने दिमाग में बिल्कुल बिठा लो कि ये फोर्स हमेशा और हमेशा अट्रैक्टिव इन नेचर ही है। कैसे नेचर की है बोलो बच्चों? अट्रैक्टिव। ये कभी रिपल्सिव नेचर की नहीं है। प्लस टू में क्या होता है, प्लस टू में जब आप जाओगे, आप पहला चैप्टर पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक, वहां चार्जेस की कहानी, किसकी कहानी है? चार्जेस। आपको पता है लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो वहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों की कहानी। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स कभी भी रिपल्सिव इन नेचर नहीं हो सकता। तो जिस भी फोर्स से आप, या आप अर्थ को अट्रैक्ट कर रहे हो, अर्थ आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप मून को अट्रैक्ट कर रहे हो, मून आपको अट्रैक्ट कर रहा है। अच्छा, ये आप सबको शायद पता होगा कि जो सी में टाइड्स आती हैं, इसका कॉज क्या है? मून की ग्रेविटेशन। मून जो अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, इसकी वजह से ये टाइड्स आ रही होती है। तो ग्रेविटेशन का इफेक्ट दिखता है, लेकिन उसके इफेक्ट दिखाने के लिए बॉडी का साइज बहुत कंसिडरेबल बड़ा होना चाहिए या जरूरी। तो न्यूटन भाई साहब ने बोला कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। कौन कौन सा मास? उन दो मासेस जिनके बीच में ये फोर्स लग रही है। लेट अस कंसिडर, मैंने कोई एक मास ले लिया, एंड दिस मास इज m1, और इसके सामने मैंने ये दूसरा मास रख दिया, एंड दिस मास इज m2, और इन दोनों के बीच में कैसी फोर्स लग रही है? अट्रैक्टिव फोर्स। तो ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा। दिस इज F12, दिस इज F21। व्हाट इज F12? फोर्स acting on one due to two. And what is F21? Force acting on two due to one. बात समझ में आ रही है बच्चों? अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि बोथ फोर्सेज आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन रिएक्शन। लिखना बांधा बच्चों ना, समझो। तो ये जो अट्रैक्टिव फोर्स है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो अगर ये m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस अगर r है, तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना? दोनों को अगर आप मिला दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, तो F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 बाय r स्क्वायर, और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे तो F इज इक्वल टू g m1 m2 बाय r स्क्वायर, where g is known as universal gravitational constant. ठीक बात है बच्चों? क्लियर इतनी बात? कुछ बातें समझना जरा सा। दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। क्या बात है इसके बारे में? एक ऐसी फोर्स है बच्चों, दिस इज अ सेंट्रल फोर्स। फिर नोट डाउन कर लो, फिर मैं करके हर एक पॉइंट की डिस्कशन कर देता हूं। देखो, द वैल्यू ऑफ कैपिटल G, the value of capital G is constant throughout the universe. Throughout the universe is constant throughout the universe. ठीक है? It is independent of, it is independent of masses of bodies
and medium between the two. Masses of bodies and medium between the two bodies. कितनी होती है कैपिटल जी की वैल्यू बच्चों? 6.67 इंटू 10⁻⁻11. यूनिट क्या बनेगा बोलो बच्चों? न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2, है ना? इसकी डायमेंशन, हाँ जी, ठीक बात है. इसके बारे में कुछ पॉइंट्स लिखो. देखो फर्स्ट पॉइंट, it is independent of gravitational force. Properties of gravitational force या characteristics of gravitational force. Characteristics of gravitational force. पहला, it is independent of the nature between the two masses. It is independent of nature between the two masses or nature of intervening medium. It is independent of nature of intervening medium. थोड़ा बच्चों इस बात को समझना. मान लो मेरे और जपेश के बीच में 1 न्यूटन की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है. कितनी लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स? 1 न्यूटन की. कितनी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बोलो? 1 न्यूटन की. अभी मैं एयर में हूं, जपेश भी एयर में है. इंटरविनिंग मीडियम का मतलब हम दोनों के बीच का मीडियम. तो अभी और मेरे जपेश के बीच में कैसा मीडियम है? एयर. अगर हम दोनों किसी स्विमिंग पूल में चले गए, डिस्टेंसेस सेम है, तो तब भी मेरे और जपेश के बीच में लगने वाला फोर्स सेम रहेगा, जबकि हमारे बीच का मीडियम चेंज हो गया है. तो कई बार स्कूल एग्जाम में या एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि फोर्सेस इन एयर अपॉन फोर्सेस इन मीडियम का रेशियो क्या होगा ग्रेविटेशनल फोर्स में. तो ये रेशियो हमेशा कितना होगा बोलो? 1. ठीक बात है, बात समझ में आ गई. सेकेंड पॉइंट, इट इज अ सेंट्रल फोर्स. इट इज अ सेंट्रल फोर्स. इसका मतलब क्या होता है? इट ऑलवेज acts along the line joining the two masses. It is a central force and it always acts along the line joining the two masses. इसका क्या मतलब है? समझना बात को बच्चों. जैसे मैं रामपाल को ट्रैक कर रहा हूं, तो मुझे और रामपाल को एक लाइन से ज्वाइन कर दो. इसी लाइन पर हम दोनों की अट्रैक्शन लग रही हो. मैं रामपाल को इधर नहीं अट्रैक्ट कर सकता, मैं रामपाल को इधर नहीं अट्रैक्ट कर सकता. मेरे और रामपाल की अट्रैक्शन इसी लाइन पर हो. प्लीज कंफर्म यू सर. बात समझ में आ रही है? मान लो फिर मैं जपेश को अट्रैक्ट कर रहा हूं, तो मुझे और जपेश को एक लाइन से ज्वाइन कर दो. इसी लाइन के अलोंग या तो जपेश मुझे अट्रैक्ट करेगा या मैं जपेश को अट्रैक्ट करूंगा. मैं इधर की तरफ जपेश को अट्रैक्ट नहीं कर सकता. तो कोई भी मासेज हैं, मान लो मैं 2-3 एग्जांपल लेके आपको यहां समझाता हूं. मान लो ये एक मास m0 है, ये एक मास m1 है और ये एक मास m2 है. तो जो भी इनके बीच में फोर्स लगेगी, m0 और m1 को एक लाइन से ज्वाइन कर दो. इनके बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स विल ऑलवेज अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग देम. m0 और m2 को एक लाइन से ज्वाइन कर दो, m0 और m2 को एक लाइन से ज्वाइन कर दो. तो इनके बीच में लगने वाली फोर्स
will always along the line joining them. ये कौन सी फोर्स लिखे जा गई बोलो बच्चों? M01. इसका मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन 0 ड्यू टू 1. ऊपर वाली फोर्स कितनी होगी बोलो बच्चों? M10. दिस इज फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 0. दोनों किसको ओबे करेगा बोलो प्यारे बच्चों? न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन. उधर की तरफ आ जाओ. ये कौन सा फोर्स होगा बोलो? M02, M20. तो ये याद रखना, M10 का मतलब क्या है? फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 2. बच्चों थोड़ा ग्रेविटेशन पे ध्यान देना. फोर्स एक्टिंग ऑन 1 ड्यू टू 0. जो पहले लिखा जाएगा उस पे फोर्स लग रही होगी, और जो बाद में लिखा जाएगा उसकी वजह से फोर्स लग रही. ठीक बात है? ठीक बात है. डायग्राम बना लो. वंश मेरे लिए क्या शॉपिंग किया कल? बुक मिलने लगी भाई. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. इट डज नॉट डिपेंड ऑन shape and size of an object. It does not depend on, third point, it does not depend on shape and size of object, provided the mass does not change. The mass does not changes. ठीक है. अगर एक ही मास का दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, किसी का शेप ट्रायंगल है, किसी का शेप रेक्टेंगल है, तो इससे ग्रेविटेशनल फोर्स पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है. ठीक बात है. नेक्स्ट पॉइंट लिखो. The force acting on one mass, the force acting on one mass is independent of presence of other masses around them. Is independent of presence of other masses around them. इसका मतलब कोई समझा सकता है? जैसे समझना, मान लो वंश मुझे 2 न्यूटन से अट्रैक्ट कर रहा है और जपेश मुझे कितने से अट्रैक्ट कर रहा था? 1 न्यूटन से. तो वंश के प्रेजेंस की वजह से मेरे और जपेश के अट्रैक्शनल फोर्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, या मेरे और वंश के बीच में लगने वाली अट्रैक्टिव फोर्स पर जपेश की प्रेजेंस या आप सबकी प्रेजेंस की वजह से कोई असर पड़ने वाला नहीं है. ये ऑलरेडी अलग बात है कि आप सब मुझे अलग अलग जगह पर अट्रैक्ट कर रहे हो, पर किसी इंडिविजुअल स्टूडेंट की अट्रैक्शन पे दूसरे स्टूडेंट का कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है. कहने का क्या मतलब है इस डायग्राम पे कि M1 जो अट्रैक्ट कर रहा है M0 को, उस पे M2 की अट्रैक्शन या M2 की प्रेजेंस का कोई असर पड़ने वाला नहीं. ठीक बात समझ में आ रही है इतनी? आपको मैंने वर्क में एक चीज पढ़ाई थी. देयर आर 2 टाइप ऑफ फोर्सेस. कौन कौन सा? कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव. क्या लगता है बच्चों ग्रेविटेशन कैसा फोर्स है? अरे गोबरधीश, कंजर्वेटिव. एग्जाम्पल दिया था, छत से एच हाइट से सीधे नीचे जाना, सीढ़ियों से नीचे जाना, लटक के नीचे जाना. अगर हर केस में डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वर्क डन विल रिमेन सेम, एंड वर्क डन इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड. तो फोर्स कैसी होती है? कंजर्वेटिव. तो ये बात पता लग गई कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज, आपको लिखा भी रखा है बच्चों, 3 ही फोर्स हमारे सिलेबस में कंजर्वेटिव है. कौन कौन? ग्रेविटेशन, स्प्रिंग, इलेक्ट्रोस्टैटिक. स्प्रिंग क्यों बोलते हैं? ये 2+1 में है, इलेक्ट्रोस्टैटिक तो +2 में है.
है ना? तो ग्रेविटेशनल फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, याद रखना इस बात को, इट इज कंजर्वेटिव इन नेचर। मैं कंजर्वेटिव की डिटेल डिस्कशन नहीं लिखा रहा, ये अंडरस्टूड है कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। एंड लास्ट पॉइंट लिख लो, इट obeys Newton's third law of motion. It obeys Newton's third law of motion. ठीक बात है? एक बात मैं आपसे पूछता हूं, इतनी बात मैंने आपको बता दी, इसमें से कुछ बातें आपने 9th में शायद पढ़ भी रखी हो। क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का, इधर ध्यान दो वंश, क्या न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन का कोई एक्सेप्शन भी है? ये हर जगह यूज हो जाता है। चलो एक एग्जांपल से पूछता हूं, एक कहानी ले लेते हैं। एक रॉड है, रॉड का मास है कैपिटल एम, रॉड की लेंथ है कैपिटल एल, और इसके बगल में एक पॉइंट मास रखा हुआ है स्मॉल एम, और लेट कर लो कि इस पॉइंट मास का इस रॉड से डिस्टेंस है एक्स। दोनों के पास मास है, बोलो यार। कैपिटल एम किसका मास है? रॉड का। स्मॉल एम किसका मास है? पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का। क्या यहां ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगी? यस और नो? यस। अरे न्यूटन कहता है मास है तो फोर्स लगेगी, तो कितनी लगेगी जरा बताओ? F इज इक्वल टू, पूरी वैल्यू बोलो, G M स्मॉल m ओवर x प्लस L/2 होल स्क्वायर। कितने लोग इसके साथ एग्री करते हो? रेज योर हैंड। ठीक से हाथ खड़े करो, मुझे पता चले कि तुम मान रहे हो बात। तुम्हारा क्या स्टैंड बेटा? तुम्हारा मान रहे हो? सब मान रहे हो? खड़ा करो जल्दी, हाथ थक गया? जान है ही नहीं तुम्हारे शरीर में, पैदा नहीं हुए सुबह उठे थक गए तो सारे। अच्छा ऐसा ऐसा करते हैं, कौन कौन मानता है कि ये एक्सप्रेशन गलत है? चेंज कर देता हूं। पूरी क्लास में किसको लगता है? नैना, हाँ इसने पहले हाथ नहीं खड़ा किया। और कोई? एनीवन एल्स? पता नहीं नैना को पता था कि नहीं पता था, बट शी इज राइट, ये सही है। ये एक्सप्रेशन गलत है। सबसे पहला चेक पॉइंट, ये इक्वल के बराबर नहीं होगा। किसी ने कुछ बोला, मैंने सुना और मुझे अच्छा लगा, फिर से बोलो। किसी ने कुछ पॉइंट जैसा कुछ बोला था, किसी ने बोला? हाँ, क्या बोलो, बोलो बेटा। बिल्कुल पॉइंट साइज के लिए वैलिड, ये गलत सुन लिया फिर। इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स, ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड नहीं होता है। नोट करके लिखो, पहला चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट लिखो। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, Newton's laws of gravitation is only valid for point size objects. Newton's laws of gravitation is only valid for, अच्छा तुमने एग्जाम से पहले मेरा लेक्चर लगाया हुआ था, है ना? अरे वाह। Newton's laws of gravitation is only valid for point size objects. It is only valid for point size objects. मैंने ग्रेविटेशन का लेक्चर तो डाला था, कई बच्चों ने देखा भी था, बट चलो सही थोड़ा बहुत इसी ने बताया। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट्स। इट कैन नॉट बी, लिख लो उसके साथ में, इट कैन नॉट बी डायरेक्टली अप्लाइड फॉर, it cannot be directly applied for
extended objects, it cannot be directly applied for extended object. It cannot be directly applied for extended objects. आपने जो इंटीग्रेशन लिखी है नैना, वो इंटीग्रेशन आती है कि बस लिख ली है इंटीग्रेशन डायग्राम बना के सुंदर सुंदर रंगोली टाइप? इंटीग्रेशन कैसे आएगी? आपने वो पढ़ी ही नहीं है ना? सो इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. ये एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के लिए वैलिड नहीं होता. तो फिर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स के केस में करेंगे क्या? अगर ये आंसर नहीं है तो इसका आंसर होगा क्या? आओ पहले इसके आंसर की तरफ चलते हैं. एक काम तो मैं कर सकता हूं कि मैं इसके ऊपर एक बिल्कुल छोटा सा मास तो कंसिडर कर सकता हूं, स्मॉल सेक्शन ऑफ मास डीएम. बोलो यस और नो. व्हाट इज डीएम? स्मॉल. अगर ये स्मॉल मास के लिए वैलिड होगा, प्लीज कंफर्म यस और नो. है कि नहीं? तो मैं ऐसा करता हूं कि यहां से अगर गिवन है तो भी ठीक है, नहीं गिवन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है. मैं यहां से इसका डिस्टेंस ले लेता हूं, कुछ भी ले लेता हूं. यहां डीएम माना है, इसकी डिस्टेंस मैं डीवाई मान लेता हूं और ये डिस्टेंस मैं डीएक्स रहने देता हूं. एक्स था, कितना था वो? एक्स था ना पहले. तो इस पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना मान लिया? बोलो बच्चों मैंने, डीवाई. लिखो नीचे, टॉपिक बनाओ. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट्स. पहले मैं बता देता हूं करना कैसे. ये देखो जरा, उसको बाद में फिर प्रूफ करके दिखाता हूं. मान लो ये एक बड़ा सा ऑब्जेक्ट है और ये एक छोटा ऑब्जेक्ट है. इसका मास स्मॉल एम है, इसका मास कैपिटल एम है. आप क्या करोगे? बोलो बच्चों, इसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन कट करोगे डीएम, जहां से इसका मान लो कोई डिस्टेंस होगा, लेट द डिस्टेंस इज एक्स. तो सबसे पहले आप डीएफ की वैल्यू लिखोगे और डीएफ मेरे पास किसके बराबर होगा? बोलो बच्चों, जी स्मॉल एम इंटू डीएम बाय डिस्टेंस का स्क्वायर. तो टोटल फोर्स किसके बराबर होगा? इंटीग्रेशन ऑफ जी एम डीएम बाय एक्स स्क्वायर. सो फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट आप उसके ऊपर छोटा मास कट करोगे और टोटल के लिए आप उसकी क्या कर लोगे? बोलो बच्चों, इंटीग्रेशन. नोट डाउन करो, फिर दिखाता हूं. नीचे नोट करके लिखो, फॉर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट और बॉडीज, न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन Newton's laws of gravitation can be applied by taking small elements in extended body and integrate the expression of force over the whole body. Integrate the expression of force over the whole body. देखो जरा सा, इसको मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूं. तो सबसे पहले लिखो, ग्रेविटेशनल फोर्स
force due to a rod and a point mass m. And a point mass m. तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अ रॉड एंड अ पॉइंट मास m. बच्चों स्टॉप राइटिंग, मैं सबको ही चाहता हूं पहले आप ध्यान से यहां देखो, एक बार पिछली बात दोबारा समझ लो. हमने क्या करना है, अगर एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट है तो हमने उसके ऊपर एक छोटा सा सेक्शन कंसिडर करना है, उसकी वजह से फोर्स लिखना है, और टोटल फोर्स को फिर क्या करना है बोलो बच्चों, इंटीग्रेट करना है. आओ इसको यूज करके दिखाता हूं बच्चों. मान लो ये मेरे पास एक रॉड है, दिस इज माय रॉड, और इस रॉड का एक स्मॉल पॉइंट मास m यहां पड़ा है, और रॉड का टोटल मास m है. कोई भी डिस्टेंस मान लो कि इसके यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है, और रॉड की जो टोटल लेंथ है दैट लेंथ इज l. ठीक बात है, सिचुएशन क्लियर है. एक रॉड रखा है, रॉड से r डिस्टेंस दूर पर क्या रखा है बोलो बच्चों, एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट. स्टॉप राइटिंग, पहले कंसेप्ट सीखो, और मुझे इस रॉड की वजह से इस पर फोर्स निकालनी. सबसे पहले आप क्या करोगे बोलो बच्चों, आपने क्या लिखाया मैंने आपको, कंसिडर अ स्मॉल सेक्शन ऑन द रॉड. मैंने आपको उन्हीं की इंटीग्रेशन करानी है जो थोड़ी इजी होगी. इस तरह से हर बॉडी का निकाला जा सकता है, स्फेयर, रिंग, डिस्क, पर जिसकी भी इंटीग्रेशन कॉम्प्लिकेटेड होगी वो मैं आपको भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि अभी आपने मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन नहीं सीखी है, वो मैं आपको भी नहीं सिखा रहा. तो एक छोटा सा मास कट कर लो, जिसकी जो थिकनेस है, लेट द थिकनेस इज dx, और ये सेंटर से x डिस्टेंस दूर है. आराम से समझना. तो उसके मास से, जपेश, मास से ये x डिस्टेंस दूर है, और स्मॉल एलिमेंट की थिकनेस कितनी है, dx. टोटल मास कितना है बोलो बच्चों, m. तो मास पर यूनिट लेंथ कितना होगा बोलना बच्चों. ये पूछने से तुम लोग कंफ्यूज क्यों होते हो. टोटल मास m, टोटल लेंथ l, तो मास पर यूनिट लेंथ m by l. तो मास ऑफ कंसिडर्ड सेक्शन वो क्या होगा बोलो बच्चों, m by l इंटू dx. m by l इंटू dx. पर यूनिट लेंथ इतना है, इसकी लेंथ से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसको मैंने क्या मास मान लिया बोलो बच्चों, dm. अब इसके लिए तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लगा सकते हैं. नाउ न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स ग्रेविटेशन और कंसिडर्ड सेक्शन, फॉर कंसिडर्ड सेक्शन. तो कंसिडर्ड सेक्शन के लिए न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन क्या होगा बोलो बच्चों, dF इज इक्वल टू, क्योंकि स्मॉल मास है तो इसकी फोर्स भी थोड़ी सी होगी, और इसकी अट्रैक्शन फोर्स को अभी मैं कितना मान रहा हूं बोलो, dF. तो dF किसके बराबर हो जाएगा बोलो बच्चों, g, इसका मास स्मॉल m, इसका मास dm डिवाइडेड बाय कितना डिस्टेंस माना है बोलो बच्चों, x स्क्वायर. प्लीज कंफर्म करो पहले, इतनी बात क्लियर है. मैं बार बार कह रहा हूं, लिखने के लिए मैं कॉपी लेके नहीं भाग रहा, पहले समझो कंसेप्ट को. क्लियर है बात. एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था, मैंने छोटा सेक्शन ले लिया, छोटे से सेक्शन का मास लिख लिया, छोटे से सेक्शन के लिए फोर्स लिखा. पार्ट छोटा है तो फोर्स भी छोटा हो. फोर्स की वैल्यू डीएम की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो क्या बन जाएगा, डीएफ की वैल्यू बोलो बच्चों, जी एम. डीएम के जगह क्या बनेगा बोलो, m by l इंटू एक्स स्क्वायर इंटू dx. प्लीज कंफर्म यस और नो. तो टोटल फोर्स निकालने के लिए क्या करेंगे बोलो बच्चों, इंटीग्रेट. कहां से शुरू हो रहा है, r से. कहां खत्म होगा, r प्लस एल. तो लिमिट इज r से लेकर r प्लस एल. दोबारा लिमिट वाले पॉइंट को दोबारा डिस्कस करता हूं. ये मास इस रॉड को कहां पे अट्रैक्ट करना शुरू करेगा, r पर. कहां खत्म करेगा, तो इंटीग्रेट कहां से कहां तक कर दिया, r से r प्लस एल तक. जस्ट इंटीग्रेट दिस एंड यू विल गेट द रिजल्ट.
तो डीएफ की इंटीग्रेशन क्या होगी बोलो बच्चों, एफ इज इक्वल टू, अब यहां से क्या होगा बोलो बच्चों, कौन कौन कांस्टेंट है बता दो बच्चों, कैपिटल जी कांस्टेंट, कैपिटल एम कांस्टेंट, स्मॉल एम कांस्टेंट, एल कांस्टेंट, इंटीग्रेशन ऑफ आर टू आर बाय एल, किसकी वैल्यू बोलो बच्चों, 1/x² इंटू dx। जपेश ध्यान दो बोर्ड पर, इसकी इंटीग्रेशन तो बिल्कुल चुनमुना इंटीग्रेशन है, x को ऊपर ले जाओ क्या बन जाएगा, x⁻⁻², और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ x⁻n का फॉर्मूला n+1/n+1। तो फोर्स की वैल्यू कितनी होगी बोलो बच्चों, Gmm/L, एंड दिस इज इंटीग्रेशन ऑफ r से लेकर r+L x⁻⁻² dx। तो यहां से फोर्स की वैल्यू बन गई Gmm/L x⁻⁻² अपॉन -2+1 फ्रॉम r से लेकर r+L। फॉर्मूला याद है ना बच्चों, बस सॉल्व कर दो। तो F इज इक्वल टू Gmm/L x⁻⁻1 r से लेकर r+L, L ही है, माइनस बाहर आ जाएगा तो F इज इक्वल टू -Gmm/L, ये हो जाएगा 1/x r से लेकर r+L। फिर क्या हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, -Gmm/L, ये क्या हो जाएगा 1/r+L माइनस r। यहीं पे लिख के या तो छोड़ दो या फिर एलसीएम लेके पूरा सॉल्व कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट। आराम से नोट डाउन करो, समझ के पूरा नोट डाउन।